हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के भी कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो, सुधांशु ने मुस्कुराकर रंजना की ओर देखा। हेलो, रंजना भी उसे देखकर मुस्कुराई। तुम्हारा प्रोजेक्ट बन गया क्या? नहीं, मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, ठीक होने के लिए दिया है। 1 घंटे के लिए अपना लैपटॉप दोगे मुझे? क्यों नहीं, कब चाहिए? सुधांशु ने पूछा। कल दोपहर में आकर ले जाऊंगी। लंच भी तुम्हारे साथ करूंगी, संडे है ना कोई नॉनवेज तो बनाओगे ही। बिल्कुल, क्या खाना पसंद करोगी, चिकन या मटन? जो तुम्हें पसंद हो। वैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट बन गया क्या? हाँ, देखना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, कल आने के बाद। रंजना बाय बाय कहती हुई चली गई। सुधांशु भी अपने क्वार्टर पर लौट आया। सुधांशु और रंजना एक कंपनी में साथ साथ काम करते थे। उनके क्वार्टर भी अगल बगल में थे। दोनों अभी कुंवारे थे, साथ साथ काम करने के चलते अक्सर उनमें बातचीत होती रहती थी। दोनों के विचार मिलते थे और दोस्ती के लिए इससे ज्यादा चाहिए भी क्या। दूसरे दिन सुधांशु मटन लेकर लौट आई था कि रंजना आई। बहुत जल्दी आ गई तुम, रंजना। सुधांशु ने लॉन में रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद मटन रखने रसोई घर में चला गया। तुम्हारा हाथ बटाने पहले आ गई, कहकर रंजना मुस्कुराई। रंजना की यही अदा सुधांशु को उसका दीवाना बनाई हुई थी। अभी चाय लेकर आता हूँ, फिर इत्मीनान से खाना बनाएंगे, कहकर सुधांशु रसोई घर में चला गया। सुधांशु के पिताजी किसान थे। उससे बड़ी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। उससे एक छोटा भाई कमलेश था जो मेडिकल इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। पिता के ऊपर काफी कर्ज हो गया था। अब सुधांशु कर्ज चुकाने और छोटे भाई कमलेश को पढ़ाने का खर्चा उठा रहा था। पिताजी उसकी शादी में तिलक की एक मोटी रकम वसूलना चाहते थे। रिश्ते तो कई जगह से आए थे, पर उनकी डिमांड ज्यादा होने के चलते कहीं शादी तय नहीं हो पा रही थी। इधर उसकी बहन अपनी ननद के लिए लड़का ढूंढ रही थी। उसकी ननद नाटे कद की थी और किसी तरह मैट्रिक पास हो गई थी। रंग रूप साधारण था, परंतु सुधांशु के पिताजी की डिमांड को उसके समधी पूरा करने के लिए तैयार हो गए थे। रंजना के पिताजी की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। कोई भाई नहीं था। माँ ने उसकी पढ़ाई के लिए कौन कौन से पापड़ न बेले थे। बाद में उसने एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई पूरी की थी। अब लोन चुकाना और माँ की देखभाल की जिम्मेदारी उस पर थी। सुधांशु जब रसोई घर में गया था तब उसका मोबाइल फोन बाहर ही छूट गया था। अचानक फोन बजने लगा तो रंजना ने सुधांशु को पुकारा, पर चाय बनाने में बिजी होने के चलते उसकी आवाज़ सुधांशु के कानों तक न पहुंची। रंजना ने फोन रिसीव किया तो उधर से आवाज़ आई, कोई औरत थी। हेलो, आप कौन बोल रही है? रंजना ने पूछा। सुधांशु कहा है, मैं उनकी बहन बोल रही हूँ। आप कौन है? मैं सुधांशु की कलीग हूँ, बगल में ही रहती हूँ। अच्छा, तुम रंजना हो? हाँ जी, आप मुझे कैसे जानती हैं? रंजना ने हैरान होकर पूछा। सुधांशु ने बताया था, अब तुम उसका पीछा करना छोड़ दो। उसकी शादी मेरी ननद से तय हो गई है। उधर से एक तीखी आवाज आई। अच्छा जी, सुधांशु अभी रसोई घर में है, वे आते हैं तो उन्हें आपको फोन करने के लिए कहती हूँ, रंजना ने अपने आप को संभालते हुए कहा। सुधांशु ने अपनी बहन की ननद के बारे में कुछ दिनों पहले बताया था। वह कुछ परेशान सा लग रहा था। उसकी बातों से लग रहा था कि उसकी बहन अपनी ननद के लिए उसके पीछे पड़ी थी। कहती थी कि जब शादी हो जाती है तो उसे मुंह मांगा दहेज मिलेगा, साथ ही उसकी ननद हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। पर सुधांशु को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। रंजना यह तो नहीं जानती थी कि सुधांशु से उसका क्या रिश्ता है, पर उन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत भाता था। सुधांशु जब कभी ऑफिस से गैर हाजिर होता था तो वह उसे बहुत याद करती। आज उसे पता चला कि सुधांशु ने घर में उसकी चर्चा की है, पर इस संबंध में उसने कभी कुछ बताया न था। अभी वह इसी उधेड़ बुन में थी कि सुधांशु आ गया। तुम्हारा फोन था, बधाई, तुम्हारी शादी तय हो गई, रंजना ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। सुधांशु चाय की ट्रे लिए खड़ा था, लगा गिर जाएगा। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वह बैठा। यह सुनकर उसका मन बैठता चला गया। तो क्या सच ही उसकी शादी तय हो गई? क्या यह उसकी बहन की चाल तो नहीं? अगर ऐसा है तो जरूर ही उसकी ननद होगी। पर वे लोग उसे बिना पूछे ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या सोच रहे हो? बहन से पूछ लो कि कब सगाई है। मुझे तो ले नहीं चलोगे कहोगे तब भी मैं ना चलूंगी। तुम्हारी बहन ने चेताया है, तुम्हारा पीछा छोड़ दो, रंजना बोल रही थी। वह सुन रहा था। लंच का सारा मजा किरकिरा हो गया था। दूसरे दिन सुधांशु गांव में था। उसने पिताजी के पैर छुए। अच्छा हुआ कि तू आ गया बेटा, अब हम कर्ज से जल्दी उबर जाएंगे।
तुम्हारा रिश्ता तय हो गया सरिता से। वही तुम्हारी बहन की ननद कद में तुमसे थोड़ी छोटी जरूर है, पर घर के कामों में माहिर है, सुशील इतनी कि हर कोई उसके स्वभाव की तारीफ करता है। तुम्हारी बहन का भी काफी जोर था। सुधांशु ने कुछ न कहा। वह पिताजी की बहुत इज्जत करता था। उनके हर आदेश का पालन करना अपना फर्ज समझता था। वह उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे अपनी बहन से भी उतना ही लगाव था, पर उसे क्या मालूम था कि जिन माता पिता और बहन की वह इतनी इज्जत करता था, उनके लिए उसकी भावनाओं का कोई मोल नहीं था। उसने कई मौक़ों पर रंजना का जिक्र किया था, उसकी तारीफ की थी। एक समझदार माता पिता और बहन के लिए इतना सारा कम न था। कई बार उसने सरिता से शादी न करने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बावजूद उन्होंने उसकी शादी सरिता से तय कर दी थी। सच तो यह था कि कहीं उसकी शादी तय नहीं हुई थी, उसे सरे बाजार बेचा गया था। रात में पिताजी ने साथ खाने पर बुलाया। उन्होंने खबर भिजवाकर बेटी को भी बुलवा लिया था। उसका छोटा भाई कमलेश भी आ गया था। सबके सामने पिताजी सगाई की तारीख तय करना चाहते थे। जब सभी इकट्ठा हुए तो पिताजी ने बात छेड़ी। अब तक गांव में कई लोगों से उन्होंने सुधांशु की बात की थी। लायक बेटे की यही पहचान है। पिता ने जो फैसला ले लिया उस पर बेटे ने कोई टिप्पणी नहीं की। गांव के लोग ऐसे उसके परिवार को आदर्श नहीं मानते। तो सुधांशु, तुमको कब छुट्टी मिलेगी उसी समय सगाई की तारीख तय करूंगा, पिता ने कहा। लेकिन पिताजी, आपने भैया से पूछ लिया है या खुद ही रिश्ता तय कर दिया, छोटे भाई कमलेश ने पूछा। सुधांशु, आजकल के लड़कों जैसा नहीं है जो हर बात पर माता पिता की बात का विरोध करते हैं। सुधांशु जानता है कि उसके पिता जो भी करेंगे। पिताजी अचानक कमलेश के बीच में पड़ने से खींच गए थे। इसका मतलब यह हुआ कि भैया को आप बलि का बकरा समझते हैं। भैया ने कई बार सरिता से शादी के प्रति अनिच्छा जाहिर की है। क्या दीदी यह नहीं जानती? क्या माँ को यह पता नहीं? माँ को तो आपने कभी मान दिया ही नहीं। जिंदगी भर उन्हें दबाकर रखा। आपने सब पर अनुशासन के नाम पर हिटलर शाही चलाई। लेकिन अब मैं ऐसा न होने दूंगा। शादी ब्याह किसी सामान की खरीद फरोख्त नहीं है जिसे जब चाहे और जिसे चाहे खरीद बेच दो। कमलेश की बात सुनकर पिताजी हैरान रह गए। आज पहली बार उन्हें कमलेश की नालायकी पर दुख हुआ। पिताजी कुछ बोलते इसके पहले माँ ने कहा, जिंदगी भर इन्होंने अपनी चलाई है, अब भी यही करना चाहते हैं। किसी ने सुधांशु से पूछा कि उसकी इच्छा क्या है। अगर भैया को कोई ऐतराज नहीं है तो मैं अपनी कही बात वापस ले लूंगा। कमलेश ने कहा, दीदी तुमसे तो मैंने अपनी इच्छा कई बार बताई, लेकिन तुम मेरी इच्छा का मान क्या रखोगी? उल्टे रंजना को तुमने धमकाया कि वह मेरा पीछा करना छोड़ दे। यह कहते हुए सुधांशु दुखी था, पर पिता राजेंद्र नाथ ने पासा पलटते देख बात को बदला। उन्हें लगा कि इतना बड़ा दहेज उनके हाथों से निकला जा रहा है। पिता बोले, पर बेटा तुमने तो बताया था कि रंजना हमारी बिरादरी की नहीं है, हमसे छोटी जाति की है। तो क्या हमारी बिरादरी में लड़कियों की कमी है जो अपने से निचली बिरादरी में शादी करके पूरे समाज में अपने नाक कटाए? यह भी तो सोचो कि छोटी जाति की बहू हमारे जैसी संस्कारवान होगी भला, फिर उससे पैदा हुई औलाद भी तो संस्कारहीन होगी। आप कैसी बातें करते हैं बाबूजी? आपसे किसने कहा कि आपसे छोटी जाति की लड़कियां संस्कारहीन होती हैं? आपने यह कभी सोचा है कि ऐसा कहकर आप उसकी जाति की बेइज्जती कर रहे हैं? यही सोच तो हमारे समाज में कोड़ बनी हुई है। आप किसी के बारे में बिना कुछ जाने ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मैं यह कहूँ कि वे छोटी समझी जाने वाली जातियाँ नहीं, बल्कि हम खुद संस्कारहीन हैं, तो बड़ी बात ना होगी, क्योंकि वे लोग अपने से बड़ी जातियों की हमेशा इज्जत करते हैं, जबकि हम बिना किसी वजह के केवल जाति के आधार पर उन्हें नीच, संस्कारहीन और ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं। मैंने ऊंची जाति के कहे जाने वाले लोगों की करतूतें भी खूब देखी है। अब इस बात पर चर्चा न करें तो ही अच्छा है। जब राजेंद्र नाथ ने बात बनते न देखी तो उन्हें गांव के जोशी याद आए। वे बोले, इस संबंध में जोशी से राय ले लेनी चाहिए। हमारे परिवार में आज तक कोई भी शादी बिना लड़के लड़की की कुंडली मिलाए नहीं हुई है। जब दोनों के गुण मिलते हैं तभी पति पत्नी की जिंदगी सुख से भरी रहती है, वरना पूरी जिंदगी दुख में ही गुजर जाती है। अभी रात ज्यादा नहीं हुई थी, गांव के अजय पांडे शादी ब्याह में कुंडलियां मिलाते थे। गांव के लोग उन्हें अच्छा जोशी समझते थे। गांव वालों के हाथ देकर और उनके ग्रह के नाम पर हवन कराकर उनकी रोजी रोटी बिना कोई काम किए आराम से चलती थी। किसी की शादी करानी हो तो कुंडलियां मिलान करा देना, और रोकनी हो तो उनमें कई अड़ंगे डाल देना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। जैसा जजमान वैसा काम। बाबूजी की उनसे खूब पढ़ती थी। दोनों साथ साथ पढ़ते भी थे, बचपन के दोस्त भी थे।
इसलिए राह से भटके बेटे को राह पर लाने का काम भी जोशी से बढ़िया कौन कर सकता था। राजेंद्र नाथ बोले, मैं अभी जोशी को बुला लाता हूँ, वे जो कहेंगे वही होगा। फिर किसी से कुछ कहे बगैर वे जोशी को बुलाने चले गए। अजय पांडे ने अभी अभी खाना खाया था और अब सोने की तैयारी कर रहे थे। जब इतनी रात को राजेंद्र नाथ को आते देखा तो उन्हें एहसास हो कि कोई ग्रह नक्षत्र का चक्कर है। वे खुश होकर बोले, आओ यार, इतनी रात में आने की कोई खास वजह लगती है, बताओ क्या बात है। राजेंद्र नाथ ने आप बीती सुनाई और किसी तरह बेटे को राह पर लाने को कहा। जोशी ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, चिंता न करो, ऐसे बहके लड़कों को राह पर लाना तो मेरे लिए पल भर का काम है। अब बताओ, तुम्हारा काम हो जाएगा तो दक्षिणा में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम मांगोगे पांडे, दूंगा। बस किसी तरह बेटे को मेरे समधी की बेटी से शादी के लिए राजी करा दो। राजेंद्र नाथ जब घर से बाहर निकले तो जोशी अजय पांडे अपनी पत्नी से बोले, अब चिंता मत करो पंडिताइन, भगवान चाहेगा तो तुम्हारे कंगन बनने का जुगाड़ जल्दी हो जाएगा। किवाड़ बंद कर लो, आने में देर हो जाएगी। जोशी अजय पांडे को देखकर सुधांशु ने नाकबू सिकोड़ ली। वह जोशी को बचपन से ही जानता था। इनसे कईयों के घर में झगड़ा कराया था, कितनों का घर उजाड़ा था। जरूरत पड़ने पर ओछाकुनी होने का भी ढोंग रचता था। जब कोई बीमार पड़ता तो पड़ोसी द्वारा भूत चढ़ाने की बात बताता और उन्हें भगाने के नाम पर खूब पैसे वसूलता। अजय पांडे ने जब दोनों की जन्म कुंडली मांगी तो सुधांशु बोला कि रंजना की जन्म कुंडली नहीं बनी है और जन्म तिथि के नाम पर एक गलत तिथि बता दी। जोशी बहुत देर तक पोथी पत्रा देखते रहे और एक कागज पर कुछ लिखते रहे। आखिर में वे बोले, लड़का लड़की के गुण बिल्कुल उल्टे हैं, शादी होती वर वधु में से किसी एक की मृत्यु का योग है। आपने अपनी कुंडली देखी है जोशी चाचा? कमलेश ने पूछा। अगर देखी होती तो चाची आपको रोज जली कटी न सुनाती। अजय पांडे की पत्नी झगड़ालू थी, किसी न किसी पड़ोसी से रोज ही बात बात पर लड़ जाती। जोशी को तो बीच में पड़ते गाली गलौज करने लगती। सारा गांव यह बात जानता था। कमलेश, तुम चुप रहो, अपने से बड़ों की इज्जत करो, बाबूजी बोले तो वह चुप हो गया। बोलने दो राजेंद्र नाथ, अभी बच्चा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। जोशी अजय पांडे बोले। इसी बीच बहन बीच में आ गई। वह बोली, सुधांशु तुम ही सोचो, क्या ऐसी शादी करोगे जिसमें किसी की मौत होने का डर हो? मैं तो कहती हूँ कि अपनी ऊंची जाति पिता की भावनाओं और परिवार के रीति रिवाज और हम पे लदे कर्ज का ध्यान रखते हुए मेरी ननद से शादी कर लो। बाबूजी, क्या आपको नहीं लगता कि जोशी पूर्वाग्रह से ग्रसित है? इन्होंने कुंडली नहीं बल्कि शादी काटने की गणित बिठाई है। क्या आज तक कोई किसी का भविष्य जान पाया है? क्या राम जी की शादी के समय कुंडली का विचार नहीं किया गया था? जोशी चाचा को तो मैंने रंजना की गलत जन्म तिथि बताई थी। उसकी कोई भी जन्म तिथि दी जाएगी, इन्हें अब सुगुन का योग ही दिखाई पड़ेगा। मैं सरिता के बारे में नहीं जानता। मैं यह भी नहीं जानता कि वह मुझसे शादी करना भी चाहते हैं या नहीं। उसे भी मेरे साथ जबरन जोड़ने की कोशिश सभी लोग कर रहे हैं। पर मैं रंजना को बहुत दिनों से जानता हूँ। वह एक समझदार और सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की है। उसके विचार मुझसे मिलते हैं, मन मिलता है, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। मैं जानता हूँ कि आप दीदी और जोशी चाचा मिलकर साजिश रच रहे हैं। कम से कम बाबूजी, आपसे और दीदी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुधांशु कहकर चुप हुआ तो भाई कमलेश और माँ ने उसका पक्ष लेते हुए कहा, इसकी शादी रंजना से ही होगी, आप चिंता न करें बाबूजी, रंजना और मैं मिलकर कर्ज चुका देंगे। सुधांशु को एहसास हो गया कि पिताजी दहेज के लालच में यह सब कर रहे हैं। अब राजेंद्र नाथ को समझ आ गया था कि उनसे बड़ी भूल हुई है। उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था, अपने बेटे के खिलाफ ही साजिश रची थी। अब वह वक्त नहीं रहा जब धर्म, जाति और कुंडली के नाम पर बेमेल सोच वाले लोगों को जबरन शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। राजेंद्र नाथ बोले, बेटा, बाप होकर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हुई है। शादी ब्याह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। इसमें दो लोग एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के लिए बंधते हैं। पति पत्नी को जाति नहीं बल्कि दिल और विचार एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। मुझे तुम्हारा रिश्ता तय करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। दहेज के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। पहले तो लगा कि कमलेश उदंड है, पर उस पर मुझे अब गर्व हो रहा है। उसने मेरी आंखें खोलने की कोशिश की थी, पर मेरी आंखें न खुली। कल मैं रंजना की माँ से तुम्हारे लिए उसका हाथ मांगने खुद जाऊंगा। साथ ही तुम्हारी बहन की नादानी के लिए रंजना से भी माफ़ी मांग लूंगा। कहते हुए उन्होंने सुधांशु को गले लगा लिया। बहन ने कहा, मेरी गलती के लिए आप क्यों माफ़ी मांगेंगे बाबूजी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। बदलते जमाने का यही सच था।
दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार ज़रूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।